चलिए आज रीता कुमारी जी के कथा संसार में सुनते हैं उनकी कहानी दीदी। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी दीदी। सविता का मन आज किसी काम में नहीं लग रहा था। एक मशीन की तरह रोज़मर्रा के कामों को निपटा रही थी, पर मन कहीं दूर पटना में विचरण कर रहा था। सुबह जब बड़ी दीदी का फ़ोन आया था, गुस्से में उसने पटना जाने से साफ इनकार कर दिया था। पर पटना नहीं जाना क्या उसके बस में था, वो भी ऐसी स्थिति में जब पापा को दिल का दूसरी बार दौरा पड़ा था। आज से 2 वर्ष पहले पटना से कानपुर वह यह सोच कर आई थी कि कभी पटना वापस नहीं जाएगी। अपने आप से किए इस वादे को निभाने में इन 2 वर्षों में उसे कितनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी, यह तो वही जानती थी। पर आज पापा की बीमारी के विषय में सुनकर उसके सारे गिले शिकवे तिरोहित हो गए थे। जल्द से जल्द पापा के पास पहुंचना चाह रही थी। इन 2-3 घंटों में ही बचपन से जवानी के पापा के साथ गुजारे लम्हों की न जाने कितनी खट्टी मीठी यादें उसके मन और मस्तिष्क को झकझोर रहे थे। आज उसे पापा के साथ साथ मम्मी की भी बहुत याद आ रही थी। कभी वो अपने मम्मी पापा की सबसे लाडली बेटी थी। 4 बहनों में वह सबसे छोटी थी। एक बेटा की उम्मीद में ही शायद वे 4 बहन हो गई थी, लेकिन उनके मम्मी पापा ने उन चारों बहनों को कभी महसूस नहीं होने दिया कि वे पुत्र चाहते थे। उन्हें अपने मम्मी पापा का भरपूर प्यार मिला। भैया दूज और राखी पर मम्मी से ज़्यादा वे चारों बहनें ही उदास हो रही थी। पर समय की तेज़ रफ्तार ने इस कमी को भी भुला दिया। देखते देखते चारों बहनें कब बचपन की दहलीज पार कर गई पता ही नहीं चला। उन्हीं दिनों मम्मी की भी अक्सर बीमार रहने लगी थी। कभी पेट में तेज़ दर्द हो जाता, कभी सूजन। अच्छे डॉक्टरों से पापा ने इलाज करवाया, पर उनकी स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। उनकी स्थिति को देखते हुए उसके पापा ने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी। पर सविता की शादी की इच्छा उसकी मम्मी दिल में दबाए हुए एक दिन मृत्यु के आगोश में समा गई। उसकी मम्मी की मृत्यु ने उसके पापा को बुरी तरह तोड़ दिया था। मम्मी की मृत्यु के बाद सविता ही अपने पापा का सबसे सहारा बन गई थी। जल्द ही उसने भी घर के कामकाज सीख लिए थे। मम्मी की यादों को भुला देना आसान तो नहीं था, पर जैसे तैसे ज़िंदगी फिर से अपने पटरी पर चलने लगी थी। एमए पास करते ही सविता को राजेश के घर वालों ने पसंद कर लिया। राजेश के माता पिताजी सविता के बुआ के दूर के रिश्ते में ननद लगती थी। वे लोग सब परिवार बुआ जी के यहाँ उनकी लड़की की शादी में आए थे। वहीं उन लोगों ने सविता को देखकर पसंद कर लिया था। सविता के पापा भी ऐसे ही किसी उच्च पद स्थापित दामाद की खोज कर रहे थे, इसलिए हाँ करने में जरा सी भी देर नहीं लगाई। सविता ने इस शादी का काफ़ी विरोध किया। वो अपने पापा को इस तरह अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसने अपने पापा से कितनी बार कहा, मैं आपको अकेला छोड़कर शादी नहीं करूँगी, मैं नौकरी करूँगी और हमेशा आपके साथ रहूँगी, वरना मेरे चले जाने के बाद आपकी देखभाल कौन करेगा। पर उसकी एक न चली। पापा ने उसकी बातों को हंसकर टाल दिया। तू अच्छे घर चली जाए, सुख से रहे, इससे ज़्यादा खुशी मुझे और किस बात से मिलेगी। उसके बार बार मना करने पर भी पापा नहीं माने और उसकी शादी राजेश से तय कराए। जल्दी ही वह विवाह कर कानपुर आ गई और खुद तो कानपुर आ गई, पर उसका मन वहीं पटना में अटका रहा। हर समय उसे पापा की चिंता लगी रहती। काश उसका भी एक छोटा भाई होता तो वह शायद अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ महसूस नहीं करती। चाह कर भी अब उसका पटना जाना संभव नहीं हो पाता था। घर परिवार की जिम्मेदारियों में बुरी तरह जकड़ गई थी। उसके शादी के साल भर के अंदर ही पापा को दिल का दौरा पड़ गया। अब सबसे बड़ी समस्या हो गई कि पापा के पास रहकर उसकी देखभाल कौन करे। सभी बहनों की अपनी अपनी मजबूरियां थीं। किसी के पास इतना समय ही नहीं था कि पापा की देखभाल के लिए उनके पास रुकती। ऐसे कठिन समय में उसे उमा मौसी की याद आई। बहुत सोचने विचारने के बाद सविता ने पापा की देखभाल के लिए उमा मौसी को बुलवाना ही उचित समझा। उमा मौसी सविता के दूर के रिश्ते में मौसी लगती थी, जो शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही विधवा हो गई थी। कोई बच्चा भी नहीं था। पति के मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने तो उन्हें कुलच्छनी करके किनारा कर लिया।
और जैसा कि होता है मैके वालों ने ही सहारा दिया। पर मैके वालों की भी कब तक सहारा देते। मैके वालों के भी परिवार बड़े हो रहे थे, उनके यहाँ रहना थोड़ा भी कठिन उनका होने लगा। आखिर कब तक दूसरे पर बोझ बनकर रहती। उमा मौसी आजकल काम की तलाश में थी। सविता ने भी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए उमा मौसी को आसानी से अपने पापा की देखभाल करने के लिए राज़ी कर लिया। उमा मौसी को सारी जिम्मेदारियां सौंपकर सविता चैन से कानपुर आ गई। अब जबकि पटना आती वह उसे यह देखकर बहुत खुशी होती कि पापा की देखभाल के साथ साथ उमा मौसी ने घर की साफ सफाई, लॉन, किचन, गार्डन सभी को काफ़ी व्यवस्थित कर दिया था। घर में नौकर के रहते हुए जो एक अव्यवस्था फैल गई थी अब पूरी तरह व्यवस्थित हो गया था। पर साल बीतते बीतते उसको महसूस होने लगा कि उमा मौसी ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही घर को संभाल लिया था। पटना आने पर सविता को लगता जैसे वहाँ अब उसके लिए कोई काम ही नहीं रह गया था। अपना अधिकार जताने के लिए कुछ काम अपने जिम्मे लेती भी तो ठीक से नहीं निभा पाती। अक्सर उसे बहुत सारी बातों की जानकारियाँ ही नहीं होती। अंततः उमा मौसी ही को ही करना पड़ता। सब कुछ सामान्य होते हुए भी वह जब भी पटना से लौटती एक अजीब सी आशंका से घिरी रहती। जाने कैसा अजनबीपन सा लगता। पर उसकी सारी शंकाएं उस समय साकार हो गई जब वह पापा से मिलने पटना आई और उमा मौसी को सुहागन के रूप में सजे सवरे पाया। पापा पास ही आराम कुर्सी पर बैठे थे और उससे नजरें चुरा रहे थे। उसकी रही सही आशंका भी पापा के चेहरे को देखकर दूर हो गई। वे सभी बहनें क्या पापा के लिए इतनी पराई हो गई थी कि पापा ने अपने जीवन के इतने अहम फैसले में भी उन्हें शामिल करना उचित नहीं समझा। गुस्से से उसका सर्वांग लहर उठा। गुस्से में वह पापा और उमा मौसी को जाने क्या अनाप शनाप बकती रही, पर किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता था सारे घर को सांप सूंघ गया है। जब बोल बोल कर थक गई, बिना कुछ खाए पिए सो गई। सुबह होते ही सबसे पहले उसने अपनी तीनों बड़ी बहनों को इस शादी की सूचना दी। इस खबर ने उसकी तीनों बड़ी बहनों को बुरी तरह चौंका दिया। तीनों दुखी भी बहुत हुई थी, पर तीनों का मिलता जुलता ही जवाब था, जो होना था सो हो गया, अब क्या किया जा सकता है। पर सविता किसी भी तरह अपने को समझा नहीं पा रही थी। यह बात फांस की तरह उसके गले में अटक गई थी और वह दूसरे दिन ही कानपुर लौट आई थी। पर अब तो इस बात को गुस्से और दुख के कारण अपने पति को नहीं बता पाई थी, न ही अपने ससुराल वालों को बता पाई थी। पर लाख छुपाओ ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं। कहते हैं खबरें तो हवा के पंख पर तैरते आ जाती हैं। जल्द ही राजेश और उसके ससुराल वालों को भी सारी बातें मालूम हो गई। सविता ने भी अब पटना आना जाना बहुत कम कर दिया। अभी शादी की बातों को भी वह पूरी तरह स्वीकार नहीं पाई थी कि उसे अब घर के में भाई के जन्म लेने की सूचना मिली। इस सूचना ने उसके होश उड़ा दिए। जिस भाई के लिए चारों बहनें हमेशा तरसती रहती थी, आज उसी के जन्म पर चारों बहनें शर्मसार थीं। पापा को इस उम्र में यह सब करते शर्म नहीं आई, पर सत्य को स्वीकारना ही पड़ता है, चाहे जितना ही करवा हो। इस सत्य को भी सविता ने स्वीकार जरूर कर लिया था, पर अपने उस भाई को जिसे प्यार से पापा भानु कहते थे कभी अपनाया नहीं। जब कभी वह पटना आती, सांप की तरह भानु का अस्तित्व उसे डसता रहता। भानु के प्रति पापा का प्यार देखकर उसे लगता भानु ने पापा के प्यार को ही नहीं, उसके अस्तित्व को भी बांट लिया है। हालांकि पापा और उमा मौसी दोनों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था, पर सविता को लगता उसकी तो सारी दुनिया ही उलट पलट गई है। उमा मौसी का सामान्य व्यवहार उसे दिखावा लगता, इसलिए उमा मौसी को प्रताड़ित करने का कोई भी मौका मिलता तो चारों बहनों में से कोई नहीं चूकती थी। भानु की दुत्कारने और झिड़कने के लिए तो उन लोगों को कोई बहाना की ज़रूरत ही नहीं थी। पटना पहुंचते ही उन लोगों का भानु को आहत करने का सिलसिला शुरू हो जाता था। देखते देखते भानु 4 वर्ष का हो गया, पर किसी भैया दूज और राखी में भानु ने उसकी कोई सुध नहीं ली। उनके लिए भानु का होना या न होना कोई मायने नहीं रखता था। 4 बहनों के व्यवहार से पापा बेहद चिंतित और आहत रहते। इसी चिंता ने उन्हें काफ़ी दुखी और खामोश बना दिया था। पापा को उमा मौसी और भानु के लिए चिंतित देखकर सविता को काफ़ी आत्मसंतुष्टि मिलती। हालांकि अपनी स्कुटिल सोच से उसे कभी कभी आत्मग्लानि होती थी, पर बदला लेने की जुनून जैसे उसके सर पर सवार रहता था।
उन चारों बहनों के व्यवहार से पापा बहुत दुखी रहते। उन्होंने अब बीमार पड़ने पर भी अपनी बेटियों को सूचित करना उचित नहीं समझते थे और जैसे पटना से चारों बहनों का संबंध ही टूट गया था। सविता को आज बड़ी दीदी सुबह सुबह फ़ोन कर बताई थी कि पापा का दिल को दौरा पड़ा है, लेकिन यह बात भी पापा ने उन्हें नहीं सूचित करवाया था, बल्कि पड़ोस में रहने वाले विनोद ने ही इस बात की सूचना दीदी को दी थी। पर इस सूचना को पाते ही पापा की गंभीर स्थिति का अंदाज़ा कर उसने सारे शिकवे शिकायत भुलाकर जल्दी से जल्दी पटना पहुंच गई थी। तीनों दीदी पहले से ही पटना पहुंच चुकी थी। चारों बहनों ने पहुंचते ही पापा की देखभाल के साथ साथ घर के सभी अधिकार क्षेत्र को संभाल लिया था। किसी बात में उमा मौसी की कोई राय नहीं ली जाती थी, न कोई बात मानी जाती थी। उन लोगों ने उमा मौसी को स्पष्ट एहसास दिला दिया था कि वे उसके अस्तित्व को नहीं स्वीकारती हैं। इस घर के लिए आज भी वह बाहरी आदमी है। रुपया पैसा का मामला जितना वे लोग अपने हाथ में कर सकती थी कर चुकी थी। वैसे भी पापा का 1-2 अकाउंट छोड़कर सब अकाउंट सविता के साथ ही ज्वाइंट में था। चारों बहनें जहां मिलकर पापा के इलाज का अच्छा से अच्छा प्रबंध करने में जुटी हुई थी, वहीं दामाद मिलकर सब जायदाद का हिसाब किताब लगाने में जुटे थे। उमा मौसी अपने पति की बीमारी से काफ़ी बेचैन और परेशान रहती, पर चार बहनों के डर से दूर दूर रहती। थोड़े थोड़े समय पर किसी बहाने से आकर बीमार पति को देख लेती, पर वहाँ बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। भानु भी कमरे के आसपास चक्कर लगाते रहता था, पर बहनों के चढ़े हुए तेवर के डर से दूर ही रहता था। सविता के पहुँचने के 2 दिनों बाद पापा को होश आ गया। पापा होश में आया देखकर सविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चीख चीख कर उसने सारे घर को इकट्ठा कर लिया। चारों बहनें ने आकर पापा को घेर लिया। चारों बहनों को अपने पास देखकर पापा के चेहरे पर हल्की मुस्कान छा गई, पर सविता को लगा कि पापा की नज़रें किसी और को भी तलाश रही है। थोड़ी देर बाद ही उनकी नज़रें जाकर स्थिर हो गई थी दरवाजे के पास खड़ी उमा मौसी और भानु पर। इशारा से ही पापा ने उन दोनों को भी अपने पास बुला लिया था। स्थिति की नजाकत को देखते हुए चारों बहनों ने धैर्य से काम लिया और अपने अपने व्यंग बाण को अपने तक ही सीमित रखा। पति के करीब आते ही अब तक रोक कर रखी हुई रुलाई फूट पड़ी थी और उमा मौसी अब ज़्यादा देर तक अपने को रोक नहीं पा रही थी। वह फूट फूट को रो रही थी और आंसुधार उनकी आंखों से बह रहे थे। और पापा भी देखकर फूट फूट कर रो पड़े। इस दृश्य ने सविता का कलेजा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अपने पापा को इतना लाचार और बेबस उसने कभी नहीं देखा था। पापा ने चारों तरफ नजरें घुमाई। अपनी बेटियों के चेहरे पर फैलते विद्रूपता उनसे छुपी नहीं थी, पर उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाकर सविता का हाथ थाम लिया। इतने दिनों बाद पापा का प्यार भरा स्पर्श पाकर सविता की आंखें भी अविराम बहने लगी। तभी उसने देखा भानु का हाथ थामकर पापा उसके हाथों में ही दे रहे थे। सविता, आज से भानु को तुम्हारे हवाले करता हूँ। अब शायद कुछ भी इसके लिए ना कर सकूँ। इसकी पढ़ाई लिखाई, इसकी देखभाल, इसके अधिकार सभी के ख्याल तुम्ही को रखना है। मैं तुम सबों को जितना जानता हूँ उस हिसाब से तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, तुम कभी अन्याय नहीं होने दोगी। इसकी आंखों में देखो, यह तुम्हारा वही भाई है जिसकी चाहत हमेशा तुम्हारे दिल में रही। इतना कहते कहते पापा बुरी तरह हाँफ गए थे। सविता के लिए पापा की आंखों का ताप सहना मुश्किल हो रहा था। उसने भानु की तरफ देखा। उसकी मासूम आंखें एकदम पापा की तरह थी, उसी को निहारे जा रहा था। भानु का डरा सहमा हुआ मासूम चेहरा ने उसके अंदर दबे बहन के प्यार को जगा दिया। बरसों से मन पर जमी धूल को जैसे वर्षा की तेज बछौर ने धो दिया। अचानक ही लपक कर सविता ने भानु को अपने कलेजे से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू की धार बह निकली। भानु भी इस प्यार से अचंभित था। वह सविता से ऐसे जा चिपका मानो दोनों का जन्म जन्मांतर का संबंध हो। इस दृश्य ने जहां कमरे में खड़े लोगों को अचंभित कर दिया था, वहीं पापा और उमा मौसी के चेहरे पर एक संतोष की आभा छा गई थी। बरसों बाद सविता को आज लगा कि पापा की आंखों का सुनापन गायब हो गया है और वही चिर परिचित प्यार उमड़ पाया है।
उसने सबसे पहले पापा को आश्वस्त किया, पापा अब भानु की चिंता अब ना करें, अब वो मेरी जिम्मेदारी है, जैसा आप चाहते हैं इसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। सविता की बातों में आए परिवर्तन से घर का हर सदस्य भौचक था, पर उसके पापा के चेहरे पर चीर शांति छा गई और थोड़ी देर बाद में ही उनकी आंखें बंद हो गई जो कभी नहीं खुली। पूरे घर में रोना पीटना मच गया, पर उमा मौसी और सविता दोनों जड़ हो गए। सविता सोच रही थी, हाय अगर समय इतना निष्ठुर था हो जाएगा, अगर वह जानती तो क्या 2 वर्षों तक कानपुर में मुंह फुलाए पड़ी रहती, बिना किसी बुलावे का इंतज़ार किए दौड़ी चली नहीं आती। उसके कलेजे में आज एक तरफ तो ना होता कि उसने पापा का सहयोग नहीं किया। उसने कसकर भानु को अपने सीने से लगा लिया। भानु जिसे आज तक अपने माता पिता के अलावा शायद घर का कोई सदस्य अपनी गोद में लिया हो, आज एक नया गोद पाकर पूरी तरह सविता के बाहों में समा गया। सविता की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्यों इस मासूम से जलती रही और पापा को दंडित करती रही। कुछ देर के रोने पीटने के बाद घर के पुरुष अंतिम क्रिया के लिए तैयारी में जुट गए थे। पापा के मुखाग्नि देने की बात उठी तो बड़े वाले जीजाजी ने अपने बड़े पुत्र आलोक को यह काम सौंपा, पर सविता ने इसका कड़ा विरोध किया और भानु को मुखाग्नि देने के लिए आगे किया, जिसमें पुरोहित जी और उसके साथ साथ पड़ोसियों ने भी साथ दिया। यह भानु के अधिकार के लिए उसकी पहली लड़ाई थी, जिसने भानु को बेटा होने का सामाजिक मान्यता मिला। इसके बाद तो उसे भानु के लिए हर रोज़ एक लड़ाई लड़नी पड़ती। फिर तो यह लड़ाई घर से लेकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई, क्योंकि उमा मौसी की चुप्पी और भानु के छोटे होने का फ़ायदा उठाकर घर का हर सदस्य उसके हिस्से को हड़प लेना चाहता था। पर घर के हर सदस्य का वह विरोध करती रही, जिससे हर सदस्य का कोपभाजन उसे बनना पड़ा। उसके पति ने सिर्फ उसका विरोध ही नहीं किया, बल्कि पूरी तरह उसका त्याग कर दिया। उसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए और उसके अपने ही घर में उसे अजनबी बना दिया। अब भानु के अलावा उसका कोई दूसरा सहारा नहीं बचा। जिस भानु से सविता आज तक बेइंतहा नफरत करती थी, जिसे प्यार करना तो दूर उसकी सूरत से भी उसे नफरत थी, उसी भानु के लिए उसने अपना मायका और ससुराल दोनों त्याग दिया। जिन अपनों को वह मान करती थी, प्यार करती थी और भानु को लताड़ती थी, उसके वही सारे अपने एक जायदाद के टुकड़े के लिए बेगाने हो गए थे। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। इस लड़ाई ने उमा मौसी को बुरी तरह तोड़ दिया था। यह सब वह ज़्यादा दिनों तक झेल नहीं सकी और भानु को पापा की तरह ही सविता को सौंप कर चल बसी। पर भानु के निश्चल प्यार ने सविता के सारे अकेलेपन को भर दिया। वैसे भी राजेश ने शादी से लेकर अब तक सविता को घर और बच्चों के मामले में कोई फैसला लेने नहीं दिया था। बच्चे भी अपने पिता के आज्ञाकारी थे। माँ उनके जीवन में कोई अस्तित्व नहीं रखती थी। धीरे धीरे बच्चे भी काफ़ी जिद्दी और स्वार्थी हो गए थे। मौके बेमौके सविता को अपमानित करते रहने से भी नहीं चूकते थे। सविता अपने ही घर में अस्तित्व विहीन थी। अपने बच्चों से कहीं ज़्यादा प्यार और सम्मान तो उसे भानु ने दिया था। शायद इसलिए ही सविता को इतने वर्षों बाद तक साथ रहने के बाद भी राजेश और बच्चों को छोड़ने में ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ। बैंक पेपर्स पर साइन करने का और कागजी कार्रवाइयाँ पूरी करने में पूरे 5 वर्ष निकल गए। सविता ने अपना हिस्सा भी भानु को सौंप दिया था। समय काटने के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली। समय बीतता गया, भानु इंजीनियर बन गया। स्वभाव से भी भानु काफ़ी मृदुभाषी और सहृदय था। जो सभी गुण कभी सविता ने अपने बच्चों में चाहे थे, वे सारे संस्कार अपने बच्चों में तो नहीं डाल सकी, पर भानु में वे सारे गुण समाहित हो गए थे। भानु में ही अपने भाई के साथ साथ वो अपने बच्चों की भी झलक देखती थी। उसके अपने बच्चों से खून का रिश्ता था, लेकिन उन्होंने कभी उसका साथ नहीं दिया। हमेशा अपने हक और अधिकार की ही बातें की। उसको कोई महत्व नहीं था, जबकि भानु ने हमेशा उसे ही महत्व दिया। उसकी हर बातों में उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान झलकता था। उसके जीवन में सहसा आ गए इस नए मोड़ ने भानु के साथ साथ उसके अस्तित्व विहीन जिंदगी को भी एक नई पहचान दी। आज जब भी वह अतीत की पृष्ठों को पलटती है तो उसे कभी भी अपने फैसले पर दुख नहीं होता है, बल्कि एक गर्व का अनुभव होता है कि उसने सही समय पर सही फैसला लिया था।
किसी खुदगर्ज आदमी की पत्नी और माँ बनने से ज़्यादा अच्छा है अपने बेसहारे भाई की दीदी बनना। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी की कहानी दीदी।